लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में मैंने जो है टोटल एनर्जी निकाल ली थी, बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली थी एंड हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने वेलोसिटी निकाली थी, राइट। उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा छोड़ दिया था, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, तो आज मैं उस करूंगा और फाइनली आज टुडे आई विल ट्राई टू फिनिश सॉल्व द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ body released at a distance r from the center of the earth when it strikes the surface of the earth, right। अब किसी डिस्टेंस से जो है कोई बॉडी जो है रिलीज की गई है तो वहां उसी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, इनिशियल उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो हमारी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी एम एम अपॉन जो आर डिस्टेंस है वो रिलीज किया गया, तो ये होगा हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। लेकिन जब वो स्ट्राइक करती है सरफेस पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उस पे जो टोटल एनर्जी कितनी होगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये जो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी इसको यूज कर लेंगे, राइट। तो अब ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जी जो वो स्ट्राइक करती है एफ पे, जी एम एम अपॉन आर माइनस प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, राइट। हम इसको अगर सॉल्व कर रहे थे तो वही स्पीड पूछता है, वही ये स्पीड पूछ रहा है, राइट। तो इसको हर से क्रॉस कर सकते हो बिकॉज मास ऑफ द ये बॉडी है, दिस इज एम, राइट। तो कितना हो सकता है? हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम अपॉन आर, राइट। ये कितना हो जाएगा? जीएम कॉमन ले सकते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर, राइट। इसको क्या ले सकते हो आप? 2gm 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, राइट। वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर टू व्हाट? रूट 2gm 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, राइट। दिस विल बी द इनिशियल, दिस विल बी द वेलोसिटी जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ पर स्ट्राइक करता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की फेयर होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब इस क्वेश्चन के बाद अभी हम थोड़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में जो है हम जानकारी करेंगे कि वो होता क्या है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सिंपली अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कह सकते हो अगर कोई ऑब्जर्वर है अर्थ पे तो उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो रुका हुआ नजर आएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विल बी लाइक स्टेशनरी व्हेन एनी ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम द अर्थ बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सेम, ठीक है। डायरेक्शन इज आल्सो सेम लाइक अर्थ। जिस वेलोसिटी से जो है जिस टाइम पीरियड से अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अपने एक्स यानी कि अराउंड क्या कह सकते हैं किसी अपने ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अर्थ के साथ वो रोटेट करेगा। टाइम पीरियड भी जो अर्थ के हिसाब से ही होगा। दैट्स व्हाई जो है कोई ऑब्जर्वर जब अर्थ से वो देखता है तो उसको रुका हुआ नजर आता है, राइट, ठीक है। तो ये सिंपली एक डिफिनीशन अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करें, this is the satellite which is having same velocity just like earth, जिसका टाइम पीरियड भी उसी तरीके से होगा जितना अर्थ का है, 24 आवर्स, राइट। तो सिंपली डिफिनेशन दे रहे हैं, अभी इसका यूजेस भी बताएंगे, राइट। नाउ थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं व्हाट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बाई इट्स ओन नेम अगर डिफाइन करना चाहें तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स
इक्वेटोरियल प्लेन विद द सेम एंगुलर स्पीड जस्ट लाइक अर्थ, राइट। एंड जो इसका जो डिस्टेंस होता है जो जियोइस्टिस सैटेलाइट का फ्रॉम द अर्थ, बिकॉज वी आर हैविंग द फॉर्मूला जिससे हम टाइम पीरियड निकाले थे, तो अगर हाइट निकालते हैं अगर हम इसको जियोइस्टिस सैटेलाइट का, तो हम अगर टाइम पीरियड रख दें, रेडियस ऑफ द अर्थ रख दें, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी रख दें, सारी वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस आता था ऑफ जियोइस्टिस सैटेलाइट का 35,930 किलोमीटर, इसको अप्रॉक्स लोग बोलते हैं 36,000 किलोमीटर, राइट। बिकॉज जब मैं डिफाइन कर रहा था, टाइम पीरियड निकाला था, राइट, तो उसके फॉर्मूला हमारे पास ये आए थे। तो उस फॉर्मूले से जो हम जो है अगर डिफाइन करते हैं कि हाइट ऑफ द जियोइस्टिस सैटेलाइट क्या होगा, तो ये निकल के आएगा 36,000 किलोमीटर, बिकॉज जो इनका डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है फ्रॉम द अर्थ से। लाइक अगर वो सपोज ये अर्थ है, तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा लाइक दिस, ये वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो है इन इक्वेटोरियल प्लेन में जो है रिवॉल्व करेंगे अराउंड द अर्थ विद द सेम एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है। और उनकी जो डिस्टेंस होगी जियोइस्टिस ऑर्बिट की फ्रॉम द अर्थ से क्या होगी, 36,000 किलोमीटर होगी, राइट। अगर कोई ऑब्जर्वर है अर्थ से वो देखता है तो उसको ये रुका हुआ नजर आएगा, बिकॉज वो अर्थ के साथ में रोटेट करता है विद द सेम एंगुलर स्पीड से, राइट। और उसका टाइम पीरियड भी सेम होता है जस्ट लाइक अर्थ, तो और टाइम पीरियड होगा 24 आवर्स, राइट। तो ये डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जियोइस्टिस जो सैटेलाइट होता है, बेसिकली अमेरिका ने पहला जो है टेलस्टार सैटेलाइट सेंड किया था कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। इसलिए जो जियोइस्टिस सैटेलाइट होते हैं ये बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पज के लिए ही यूज किए जाते हैं, राइट, ग्लोबली। और बिकॉज जो कर्वेचर होता है अर्थ का क्या होता है, इतना बड़ा होता है कि एक सैटेलाइट से जो है टोटल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसमें 3 सैटेलाइट्स को जो है आपस में 120 डिग्री पे जो है अपार्ट करके उसको जियोइस्टिस ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करते हैं, उससे फिर कम्युनिकेशन 2 के बीच में करते हैं। 3 सैटेलाइट लेते हैं जो आपस में जो 120 डिग्री पे जो है अपार्ट होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, आपस में एंगल बनाते हैं। फिर कम्युनिकेशन जो है जब ऐसा कर लेते हैं तो हम 2 जो है कि सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये कह सकते हो जियोइस्टिस जो सैटेलाइट होता है जस्ट लाइक जी रिफ्लेक्टर काम करता है। वहां जो है हम क्या करते हैं, रेडियो ट्रांसपोंडर लगा करके सब पे 3 सैटेलाइट हैं, ये से इक्विप्ड होते हैं विद रेडियो ट्रांसपोंडर, जिसके वजह से जो है जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो दोनों जो है कि S1 S2 S3 में जो सपोज S1 से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर देख रहे हैं यहां से, तो S2 S3 के बीच में कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इससे जो है टोटल अर्थ का जो है जितना भी है टोटल कवर हो जाता है। मतलब एक सैटेलाइट से नहीं कवर होता, ये 3 सैटेलाइट से कवर होता है। वो जियोइस्टिस सैटेलाइट को जियोइस्टिस ऑर्बिट में जो है एस्टेब्लिश कर देते हैं, और आपस में जो डिस्टेंस होता है, आपस में जो एंगल बनाते हैं जो तीनों जो सैटेलाइट्स 120 डिग्री हैविंग डिस्टेंस अपार्ट ईच अदर, कह सकते हो 120 डिग्री, ठीक है। और इसी को सैटेलाइट को हम क्या कह सकते हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम। जो 3 सैटेलाइट को जियोइस्टिस सैटेलाइट ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करके कम्युनिकेशन जब बनाते हैं टोटल अर्थ को साइड को देखने के लिए, सो दैट टोटल अर्थ जो है कवर हो जाए, तो क्या कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अगर वैसे डिफिनेशन देते हैं जियोइस्टिस सैटेलाइट, तो ये कह सकते हो दिस इज द सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्व अराउंड द सन विथ इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, right, with the speed of same angular speed of Earth and time period 24 hours, और जो उसका डिस्टेंस होगा 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। काफी लंबा डिस्टेंस होता है ये, ठीक है। बट ये दिस इज जो जियोइस्टिस सैटेलाइट्स होते हैं ग्लोबली क्या यूज किए जाते हैं, किसके लिए बेसिकली क्या इसलिए यूज किए जाते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज से। फर्स्ट क्या होता है, रेडियो टीवी टेलीफोन सिग्नल अक्रॉस द वर्ल्ड पहला यूज होता है। फिर दूसरे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के बारे में भी यूज करते हैं इसको जानकारी लेने के लिए, जो अपर जो इतनी एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी करते हैं उसका भी हम इसको स्टडी करते हैं। वेदर की फोरकास्टिंग इसी के थ्रू होती है ग्लोबली। और एक्जेस जो है
शेप एंड साइज ऑफ अर्थ का भी जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से हम निकाल सकते हैं। और तीसरा क्या है, सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेस के बारे में भी जानकारी करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। फिर मेट्रॉइड्स के बारे में भी जो है हम जानकारी लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। तो सिंपली थोड़ा डिफिनीशन जानकारी ले लेते हैं कि व्हाट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक, इसका पर्पज क्या होता है, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा डिफिनीशंस और कैसे ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, उनकी हाइट कितनी होगी, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। इससे पहले हमने क्या देखा था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। व्हाट इज द पोलर सैटेलाइट्स, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है ये, बट थोड़ा कंसेप्ट में होना चाहिए कि होते क्या है। पोलर सैटेलाइट्स होते क्या है, वो पोलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। Polar satellites are the satellites which are being established and revolves in the polar orbit. और polar orbit होता है क्या है, this is the orbit which is perpendicular to equatorial plane. जो polar orbit होता है क्या है, वो पोलर प्लेन जो इक्वेटोरियल प्लेन होते हैं उसके जो है परपेंडिकुलर होता है पोलर ऑर्बिट सिंपली। और जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द अर्थ थोड़ी कम डिस्टेंस होती है, 500 to 800 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से जो उसका जो होता है पोलर का जो ऑर्बिट होता है, राइट, कम डिस्टेंस होता है। दैट्स वाई जो एक्यूरेसी जो है इन कंपेरिजन टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से यहाँ ज्यादा होती है पोलर सैटेलाइट्स में, राइट। तो इसका यूज का, और अगर वैसे देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज ने जो है उनके एक सैटेलाइट जो बनाया था पोलर सैटेलाइट स्पॉट, हमारा इंडियन का था IERS, इंडियन अर्थ रिसोर्स सेंटर सैटेलाइट्स। ये दो पोलर सैटेलाइट हैं, ये यूरोपियन का है स्पॉट है और हमारा IERS है। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। वेदर की फोरकास्टिंग, इनकी एक्यूरेसी क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज दे आर नियर टू द अर्थ, राइट। और मिलिट्री पर्पज पे स्पाइंग करने के लिए भी यूज होता है पोलर सैटेलाइट्स का। और एक बिगेस्ट जो रिसर्च आया था, ब्रिटिश जो सैटेलाइट्स ने यूज किया था, उन्होंने क्या किया था, डिटेक्ट किया था कि ओजोन लेयर में जो होल हुए हैं या होल है उसको डिटेक्ट किया था। ये वेरी गुड ऑब्जर्वेशन आया था ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट से। और हम मून, वीनस और मार्स की जो टोपोग्राफी के बारे में भी जानकारी करते हैं पोलर सैटेलाइट्स। तो सिंपली एक आइडिया लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को, जो पोलर सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इनकी डिस्टेंस कितनी होती है अर्थ से, राइट, और ये कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं, यूज क्या होता है, राइट। तो थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया है, थोड़ा आप भी इसमें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के माइंड में रखना है सिंपली, जिसकी थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके फर्दर हम अभी जैसे ये पढ़ लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसके रूल्स और लॉज को देखेंगे। उसके बाद फर्दर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट जो है स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एंशिएंट टाइम से ही साइंटिस्ट दे वर ट्राइंग की जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक सन, मून, द प्लैनेट्स जितने भी हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, उनका हाउ दे आर रिवॉल्विंग। तो उसमें कुछ नोटेड थ्योरी जिसमें दिया था, जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। किसने दिया था, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था टोलेमी, जिसने अपनी बुक में क्या लिखा था, उसका बुक किसने उसमें लिखा था, अल्माजस्ट में लिखा था कि जो अर्थ है वो सेंटर पे स्टेशनरी है एंड सन हो गया और भी प्लैनेट्स अराउंड अर्थ जो है रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो उन्होंने जो मॉडल दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, जियोसेंट्रिक मॉडल में क्या था कि अर्थ जो है अपने सेंटर पे रुका हुआ था और अराउंड अर्थ जो है सन, मून, जो भी हैं प्लैनेट्स, वो उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते थे। नेक्स्ट जो है आर्बर्ट, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे प्लैनेटरी मोशन में काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। और उन्होंने क्या दिया था कि सोलर सिस्टम के सन जो है अपने सेंटर पर रुका हुआ है एंड अराउंड सन मोस्ट ऑफ द लाइक अर्थ हो गया, मून हो गया और अदर प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं।
और आर्बिट्रल कंडीशन और भी रहा, सोलर इलिप्स और ल्यूनर इलिप्स के बारे में उन्होंने जो है कि बताया था। तो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा प्लानिटरी मोशन में। थर्ड आता है हेलोसेंट्रिक मॉडल। इसमें क्या था, हमारा कोई पोलिश साइंटिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था हमारा, तो निकोलस कोपरनिकस, इसने भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया था। इन्होंने मॉडल ये जो दिया था क्या था कि सन जो है रुका हुआ है और अराउंड सन जो है मून और अर्थ जो है रिवॉल्व करते हैं। वो मॉडल जो कहलाता था हेलियोसेंट्रिक मॉडल। तो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जब आता है तो उसमें जो है जॉन ब्रेयो का नाम आता है, ब्रेही एंड केपलर का। ब्रेही जो है जो डेनिश साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है काफी दिन तक जो है वैलिडिटी ऑफ निकोलस कोपरनिकस का जो मॉडल दिया था, दैट वाज हेलियोसेंट्रिक मॉडल था, उसका बारे में जो सर्च किया था। काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और उसके बाद उनका जो असिस्टेंट था केपलर, बाय यूजिंग ऑफ हेलिनियस मॉडल, उसका वैलिडिटी देख करके उस पर उन्होंने जो है काफी अच्छे रूल्स बनाए थे, लॉ निकाला था उन्होंने। और उसी के वजह से जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन ने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी जो है बताया था। तो ये एक सीरीज है, सच कह सकते हो। पहला क्या था, जियोसेंट्रिक मॉडल, आर्बिट का मॉडल आया, हेलियोसेंट्रिक मॉडल आया, ब्राही केपलर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया। तो लास्ट में अब हम इंटरेस्ट करके जो पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन कहता है क्या है, उसमें उन्होंने 3 रूल्स बनाए थे, दिया था प्लानेटरी मोशन के बारे में। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो सिंपली थोड़ा सा आइडिया दे दिया है ऐसे जो है प्लानेटरी मोशन के बारे में, जो थ्योरी है थोड़ी सी। जियोसेंट्रिक मॉडल क्या है, आर्बिट मॉडल क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या था, ब्राही केपलर ने कैसे किया था। अराउंड केपलर ने जो है कंट्रीब्यूशन जो है अराउंड 20 ईयर्स, यानी कि काफी दिन तक जो है ब्राही के बारे में, जो उसका असिस्टेंट था, तो सारा डेटा उनके पास रहता था। तो बाय यूजिंग ऑफ देयर डेटा केपलर से 3 रूल्स बनाए थे, 3 लॉज दिए थे प्लानेटरी मोशन के। प्लैनेट जो है किसी ऑर्बिट में अराउंड द सन जो है रिवॉल्व कर रहा होता है, तो 3 लॉज उन्होंने दिए थे। अकॉर्डिंग टू दैट लॉज कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी जो है ओरिजिन हुआ था, राइट। तो ये सारे थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया हम कह सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, उसको डिटेल में भी थोड़ा देखेंगे। तो उसने 3 लॉज कैसे बनाए थे, राइट। तो तीनों लॉज के बारे में अभी हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है। नाउ जो केपलर ने जो है 3 लॉज का जो फॉर्मुलेशन किया था प्लानेटरी मोशन के बारे में, दीज आर लाइक दिस: लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ एरियाज एंड लॉज ऑफ पीरियड्स। लॉज ऑफ द ऑर्बिट्स में क्या था कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ये इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड at either of one of foci of that elliptical orbit, because ये इलिप्स का शेप इस तरीके से होता है और जो इक्वेशन होता है इलिप्स का x a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स का जो हमारा इक्वेशन होता है। और ये जो ओवल शेप में अंडे की तरीके से इलिप्स होता है और अराउंड सन सपोज एक किसी फोकस पे फोकाई पे ऑफ एलिप्स का यहाँ है, दूसरा फोकाई यहाँ किसी आइदर ऑफ फोकाई ऑफ इलिप्स पे जो है सन सिचुएटेड होगा और अराउंड दैट प्लैनेट जो है रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन, राइट। और इलिप्स का सपोज ये जो वाला पोर्शन होता फ्रॉम, इसके कह सकते हो आप सी, ये बी मान लो आप, दिस सी एंड बी, ये हमारा ये डिस्टेंस होता है, ये जो है माइनर एक्सिस होता है। एंड फ्रॉम पी टू ए दिस इज द मेजर एक्सिस। जब जो कोई प्लैनेट सन के पास में होता है तो उसको हम एपीलियन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। मतलब यहां सन के पास में यहाँ अगर प्लैनेट है तो ये नजदीक होगा ना, और ये जो है दूर होगा, फारदेस्ट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीहिलियन। ये पेरीहिलियन और दिस इज एपीलियन, राइट। तो इस तरीके से पहला जो था क्या नाम है, एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ये एलिप्टिकल ऑर्बिट
and sun is situated at either of one of foci of that ellipse, राइट। तो ये हमारा हो गया लॉज ऑफ द ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता था, जो है प्लैनेट अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या नाम है, इक्वल एरिया जो कवर करेंगे। मतलब सपोज सन यहां है तो, एंड ये दूसरा वाला प्लैनेट है, यहां पर सपोज P पे आ गया, ये एरिया अगर सपोज यहां देख लेते, यहां से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सपोज ये है, ये एरिया हो जाएगा। सपोज 1 घंटे की बात करते हैं तो ये एरिया आ गया, और उसी 1 घंटे में प्लैनेट सपोज यहां आता है, तो डेफिनेटली अगर दूर है तो उसको ये एरिया समझ लो, ये एरिया अगर डिस्टेंस पे फारदेस्ट में है, और उसी टाइम इंटरवल में सपोज यहां आ गया है, अगर वो बात करते हैं यहां आ गया है उसी इंटरवल में यहां, तो ये एरिया होगा। ये एरिया सेम इंटरवल में ये एरिया के बराबर होगा, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो वो दैट स्वीप्स आउट द सेम एरिया। इट मींस जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी यानी कि डेल्टा डी ए अपॉन डी टी कांस्टेंट, अगर वो सन से डिस्टेंस पे है, 1 घंटे में सपोज ए से बी पहुंचा है, तो जो ये एरिया होगा, और सपोज ये सी है, और ये जो मान लो आप समझ लो सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो पहुंच गया सपोज, तो ये है, हम इसको डिनोट कर सकते हैं P डैश। ये एरिया सेम इंटरवल में 1 घंटे में वो यहां से यहां पहुंचता, तो ये एरिया जो है इस एरिया के जो है बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस एरिया टू दिस एरिया। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में प्लैनेट स्वीप्स आउट द सेम एरिया, राइट। ये हो गया, मींस एरियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो गया हमारा। नहीं समझ पाए, अगर मान लो वो काफी डिस्टेंस पे है सन से, तो अगर यहां से बी अगर पहुंचता है, तो ये एरिया आपको लग रहा है कि काफी नैरो है, लेकिन टोटल एरिया लेंगे तो ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा, बिकॉज ये भी एरिया जो है सेम इंटरवल में कवर किया गया है बाय द प्लैनेट। तो ये एरिया एंड ये एरिया विल इक्वल, इट मींस एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल बी कांस्टेंट। थर्ड क्या कह रहा था, लॉज ऑफ द पीरियड, यानी टाइम स्क्वायर जो है कि पीरियड ऑफ जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर कर दें, वो प्रोपोर्शनल होता है टू सेमी मेजर, यानी रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये जो है उन्होंने डिफाइन किया था, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ planet is proportional to radius of semi major axis. It means T square is equal to KR cube. It means ये क्या डिफाइन करता है कि जो प्लैनेट सन से जो डिस्टेंस पे होगा उसका टाइम पीरियड, जितने डिस्टेंस पे होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू नियरर टू द प्लैनेट ऑफ फ्रॉम द सन। जो सन से जितने डिस्टेंस पे होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जो कम डिस्टेंस पे होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो दीज आर द थ्री लॉज ऑफ केपलर्स जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया था। तो इस तरीके से है, फर्स्ट लॉ ऑफ द ऑर्बिट, सेकेंड लॉ ऑफ द एरिया, लॉ ऑफ द पीरियड, दिस इज थर्ड लॉ। आप इसको नोट कर लें, बहुत इजी में मैंने समझाया है, कोशिश किया है इजी में समझाने के लिए। थोड़ा यूज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ओवल शेप में होता है इसका। ये दिस इज माइनर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस, और आइदर ऑफ बिकॉज क्या नाम है, इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं। किसी एक जब वो प्लैनेट अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट राउंड कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा होता, तो सन आइदर ऑफ फोकाई पे सिचुएटेड होता है, किसी एक फोकाई पे। और इससे जो डिस्टेंस पे अगर प्लैनेट है तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियम,
और नजदीक है प्लानट तो उसको बोलते हैं एपीरियन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने पड़ेंगे, ठीक है। और थर्ड ला क्या कहता है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कह सकते हैं। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इट मींस जो प्लैनेट ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जो सन के नजदीक होगा तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, राइट। तो इस तरीके से तीनों का काफी यूज है। इस पे जो थर्ड ला है इस पे क्वेश्चन बनते आते हैं, इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट यू शुड हैव प्रॉपर आइडिया कि उसके थ्री लॉज कैसे हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ में थोड़ा सा माइंड में रखना है, थोड़ा सा अगर यहाँ कभी लोग बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बुक में थोड़ा सा इस तरह एरिया दिखा दिया गया है, लेकिन आप खुद सोचेंगे जब वो हमने उस केप्लर ने बताया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम एरिया कवर करते हैं। सन से सपोज डिस्टेंस पे है तो ये क्या होगा, ये एरिया ये होगा, नजदीक है तो ये होगा, राइट। मतलब एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर फर्दर थोड़ा सा वेटलेस की कंडीशन देखें क्या होता है, उसके फर्दर ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा और हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने में हमें भी और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज उसमें रिवीजन हो जाएगा जितने फार्मूले हम इसमें ग्रेविटेशन में यूज किए हैं। फिर हम जो है क्लियर कट आइडिया ले लेंगे कि हमें कितना इस टॉपिक के बारे में जाना है, राइट। थोड़ा सा भी थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं कि केप्लर से कैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ओरिजिन हुआ था और उन्होंने कैसा जो है कुछ कंक्लूजन निकाले थे। तो सपोज कोई प्लैनेट है जिसका मास m है, जो अराउंड सन जो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो डेफिनेटली जो सेंट्रिपिटल फोर्स सन लगाएगा। प्लैनेट को जो सेंट्रिपिटल फोर्स की जो जरूरत होती है तो कौन देगा, वो ड्यू टू सन। तो ये जो है सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया जो प्लैनेट को जरूरत होती है, जो सन से मिलता है। लेकिन जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जो प्लैनेट कितनी होती है, जो जिस ऑर्बिट में जो है प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है उसका सर्कमफेरेंस दिस वन हो गया। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, तो टोटल सर्कमफेरेंस बाय अपॉन टी। और तो अब चूंकि ऑर्बिटल ये हमारे जो है प्लैनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यहां जाके आप पुट कर दोगे तो 4π² हो जाएगा। और ये क्या नाम है, जो न्यूटन का जो था सॉरी जो केप्लर का तो फार्मूला क्या कहता था कि जो टाइम पीरियड ऑफ मतलब पीरियड ऑफ प्लैनेट जो है इज प्रोपोर्शनल टू रेडियल लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ये हमारा था तो t इक्वल टू के आर क्यूब। दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, एक्सिस ऑफ इलिप्स। ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ केप्लर। इसको जाके ये t इक्वल टू के आर क्यूब यहां पुट कर दोगे यहां, तो आपके क्या आ जाएगा f इक्वल टू 4π²m/kr²। और चूंकि जो अब यहां देखने की बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड सन किसके वजह से होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो ये आपकी जो क्वांटिटी जो है ये आप दिस वन 4π²/k इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू जो है आप मास ऑफ जो है सन कर दो आप 4π²/k इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सन। तो ये छोड़ो कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो gm इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया। ये जब आप पुट कर दोगे यहां तो f इज इक्वल टू gm/r²। तो इससे जो है आपकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ गया। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दो यूनिवर्स में किसी दो बॉडी के बीच में लगता है ये फोर्स। यहां हमने जो क्या किया है, सन और प्लैनेट का लिया है। तो सन और प्लैनेट के बीच में क्या नाम है, अब जो न्यूटन से ये फॉर्मूला देख करके क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये जो है सेंट्रिपिटल फोर्स देता है किसको, प्लैनेट को। सन जो है सेंट्रिपिटल फोर्स देता है प्लैनेट को, जो डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स सन। मतलब किसी
मतलब सन के अराउंड ही तो जो है कि प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो जो सेंट्रल फोर्स होता है वो टुवर्ड्स सन की तरफ डायरेक्ट करेगा। और तीसरा क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन लगता है बिटवीन प्लैनेट और मून, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट और सन, दिस वन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट और सन। तो ये 3 कैलकुलेशन निकाले थे सच, तो इससे आपका प्रूफ हो गया। तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केपलर से कैसे जो है डेरिवेटिव मतलब डिडक्ट किया गया है, डिडक्शन कैसे हुआ था उसका। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे कैसे, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे डेरिवेशन तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा एक मन में होना चाहिए कैसे वो ओरिजिन हुआ था और कैसे न्यूटन ने उससे कंक्लूजन निकाले थे। तो लिटिल बिट कंसेप्ट जो है वेटलेसनेस की कंडीशन हम देख लेते हैं। वेटलेसनेस की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो कैसे हम किसी भी बॉडी का हम वेट कैसे डिसाइड करते हैं कि वो उसमें वेट है, राइट? कैसे डिसाइड करेंगे? अगर वो सपोज ए बॉडी इज सेड टू बी इन द कंडीशन ऑफ वेटलेस इफ इट इज हैविंग ए सपोर्टिंग रिएक्शन, जो है जहां से सपोर्ट कर रहा है, जहां वो सपोज जिसके अटैचमेंट है उसका रिएक्शन 0, तो वो वेटलेस की कंडीशन कहलाएगा। ए बॉडी इज सेड टू बी वेटलेसनेस, वेटलेसनेस पोजीशन कंडीशन डाल दीजिए, कंडीशन इफ सपोर्टिंग रिएक्शन इज 0। सपोज मैं यहां अगर जमीन में खड़ा हूं अर्थ पे, तो मैं जो भी मेरे जो है मास का जो नीचे जो है वेट है सपोज, क्यों वो कैसे फील होता है? क्योंकि जमीन भी हमें एक रिएक्शन देती है, वो रिएक्शन ही जो हमारे वेट को फील कराता है। अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो हम रिएक्शन वाली पोजीशन फील ही नहीं कर पाएंगे। तो यही कहते हैं सपोर्टिंग कंडीशन सपोर्टिंग रिएक्शन इज 0, तो बॉडी इज सेड टू बी वेटलेस कंडीशन, राइट? सपोज कोई लिफ्ट में है, आप लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट में है, आपका मास सपोज m है और लिफ्ट नीचे आ रही है, राइट? तो सपोज ये आप हैं, आप नीचे आ रहे हैं, तो एक्सीलरेशन जो है कैसे डेवलप होगा? नीचे की तरफ होगा। वेट आपका कैसे होगा? mg होगा। रिएक्शन ऊपर लगेगा, क्योंकि ये जो जहां टच में है यहाँ पे लिफ्ट में, उसका रिएक्शन आप ऊपर की तरफ लगेगा। तो कैसे, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए बनाते हैं लिफ्ट में, तो कैसे होगा? mg माइनस r इज इक्वल टू ma माइनस r इज इक्वल टू m माइनस a माइनस, ये इसको इधर लेकर चले जाएं g, या r इज इक्वल टू m g माइनस है। मतलब ये आपका रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन 4 ये होगा, अपेरेंट जो है रिएक्शन ये होगा। अगर सपोज यही अगर मान लो आप नीचे आ रहे हैं और ये लिफ्ट, ये जो लिफ्ट ये रस्सी टूट जाए, तो g इक्वल टू a हो जाएगा, g इक्वल टू a हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो रिएक्शनल फोर्स जो 0 हो जाएगा, आप जो है वेटलेस की कंडीशन में आ जाएंगे, राइट? अभी तो हम नीचे जा रहे हैं, जो आपको रिएक्शन फील हो रहा है, इसके वजह से जब जहां लिफ्ट में खड़े हुए तो उसका रिएक्शन होगा तो ऊपर की तरफ लगेगा, वेट आपका नीचे की तरफ लग रहा है। अगर यही रिएक्शन फोर्स 0 हो जाता है तो आप वेटलेस कंडीशन में हो जाते हैं। वेटलेस कंडीशन में क्या होगा? a इक्वल टू g हो जाता है, तो ये आपकी लिफ्ट कंडीशन में हो गई। सपोज आप स्पेस क्राफ्ट में हैं, वहां भी जो वेटलेस कंडीशन होती है वो क्यों होती है? सपोज स्पेस क्राफ्ट जो है अर्थ के अराउंड जो है उसका मास m है और किसी रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो
एक्सेलरेशन इसमें कितना डेवलप होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एक्चुअली डेवलप होगा। लेकिन और स्पेस क्राफ्ट में क्या नाम है, अब स्पेस क्राफ्ट में आप हैं तो वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। स्पेस क्राफ्ट की कंडीशन में अगर फ्री वाइडर स्पेस क्राफ्ट कंडीशन में निकालते हैं तो आर ये लिख लें, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू ए एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो स्पेस क्राफ्ट में भी जो है यानी कि आप जो है रिएक्शनल फोर्स 0 होता है, तो वहां भी जो है आप वेटलेस कंडीशन में होते हैं, मतलब वहां मतलब वो कोई रिएक्शनल फोर्स लगता ही नहीं स्पेस क्राफ्ट में। तो ये कंडीशन होती है हमारी। अगर कैसे फील कराएंगे, जैसे लिफ्ट में इसी तरह स्पेस क्राफ्ट में है, ये जो क्या नाम है, ये एक्सीलरेशन किसमें डेवलप होता है, स्पेस क्राफ्ट में। और ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू अर्थ, और रिएक्शनल फोर्स है, रिएक्शनल फोर्स माइनस आर इक्वल टू एम ए। ये फ्री वाइड डायग्राम से ये निकाल लिया आपने, ये पुट कर देंगे तो यहां भी जो है 0 हो जाता है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट में भी जो रिएक्शनल फोर्स 0 होता है, यानी वेटलेस कंडीशन होती है स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है। तो मोस्टली ये कंसेप्ट क्लियर हो गया वेटलेस कंडीशन क्या होती है। वेटलेस कंडीशन में ये हो गया सपोर्टिंग जो है रिएक्शन जो है जो बॉडी का सपोर्टिंग रिएक्शन जो होता है जहां वो होता है बेसिकली, अगर वो रिएक्शन 0 हो जाए तो वो वेटलेस कंडीशन में आ जाता है। तो सिंपली एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिफ्ट में देख लेते हैं, स्पेस क्राफ्ट में देख लिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया है, इसको भी माइंड में रखने की जरूरत है। फर्दर हम जो है कुछ होता है जैसे कहते हैं इनर्शियल मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग लेकर के फिर हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। Now some definitions for inertial mass and gravitational mass. In weightless condition में हमने क्या देखा था, सपोर्टिंग रिएक्शन 0 होता है, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, हम वेटलेस कंडीशन में आ जाते हैं। वेटलेस कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसा है तो अगर हम स्पेस क्राफ्ट में क्या होता है, अगर जो बंदे जाते हैं वो अपना खाना पानी जो है किसी लिक्विड फॉर्म में नहीं लेते, पेट के फॉर्म में माउथ में जो है निकल जाते हैं। अगर बाहर करेंगे तो वो एयर बबल के हिसाब से वो फ्लो करते रहेंगे, आसपास इधर घूम जाएंगे, मतलब खा नहीं पाएंगे। और इस वेटलेस कंडीशन की वजह से जो है रिवर्स इफेक्ट आता है बॉडी में स्पेस क्राफ्ट पे, तो ज्यादा दिन तक वहां रह नहीं सकते, राइट। और वेटलेस कंडीशन के बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, हम सिंपल पेंडुलम का जो है कि टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते वेटलेस कंडीशन में। रिएक्शन 0 होगा तो हमारा जो टाइम जो पीरियड नहीं निकल सकता, डिफिकल्टी होती है। तो ये सारी हैं जो वेटलेस कंडीशन होती है। नाउ यू आर हैविंग सम आइडिया अबाउट इनर्शियल मास। इनर्शियल मास होता है क्या है, इट इज द मास व्हिच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इट्स एबिलिटी, इनर्शिया ऑफ द बॉडी कह सकते हो क्या हम लोग, इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है बाय अप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको रेजिस्ट करे तो उसको बोलते हैं इनर्शियल मास। इनर्शियल मास कह सकते हो इक्वल टू एफ अपॉन एम, ओ सॉरी दिस इज एक्सेलरेशन डेवलप होगा ना, ये जो है इनर्शियल मास हो गया, जो विच मास विच measures the inertia of the body. It means which is having the ability to resist the production of acceleration due to applied force. इसी तरीके से आप जो है ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल mass, the mass which measures the gravitational push due to earth, like this. Suppose G m gravitational mass, this one is r square, mg is equal to gravitational mass equal to f
r square upon gm. This is the mass which measures the gravitational pull due to Earth. मेजर करता हो ग्रेविटेशनल पुल को मेजर करे वो ग्रेविटेशनल मास कहलाता है. तो ये दो डिफिनेशन है, तो सिंपली आइडिया होना चाहिए. ठीक है. और नेक्स्ट अब हम फर्दर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं. राइट. नाउ न्यूमेरिकल्स अभी मैंने लिए, काफी छोटे हैं न्यूमेरिकल्स और इजी भी लग रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है. कोई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पहला क्वेश्चन हमारा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. Find the gain in the potential energy if it is to be raised to the height equal to radius of the earth. कैसे करेंगे ये हमें आप कैलकुलेट करना है. सरफेस पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो और करना क्या है कि उस बॉडी को जिसका मास m है उसको किसी हाइट पे लेके जाना. वो हाइट क्या होगा, दैट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. तो सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारी, माइनस GMM अपॉन अर्थ. इजंट इट. और उसको r हाइट पे लेके गए, यानी कि वहां अगर सपोज दिस इज U1 और U2 कितने हो जाएगा, माइनस GMM अपॉन r प्लस r. पहले तो r प्लस r जो उसको रेडियस प्लस r है, जो रेडियल ये हो जाएगा ना r प्लस r हाइट पे. ये कितना हो जाएगा, माइनस GMM अपॉन 2r. तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U2 माइनस U1 कितना हो जाएगा, माइनस GMM अपॉन 2r प्लस, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, GMM अपॉन r. सॉल्व करो आप, माइनस 2r एलसीएम हो जाएगा, माइनस GMM माइनस प्लस 2GMM कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा GMM अपॉन 2r. बेसिकली ये आंसर हो गया आपका, यही आंसर आपका हो गया. लेकिन आपके पास रिलेशन भी होता है. यहाँ अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू में, तो वहां बात ये नहीं ऑप्शन आ रहा है, तो वहां आपको जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में लाना है. तो यहां क्या कर सकते हो, GM की जगह पे GR स्क्वायर लिख सकते हो अपन 2r इक्वल टू r हो जाएगा GRM अपॉन 2. ये आपका जो इक्वेशन बन जाएगा. मतलब आपको गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये निकल के आ जाएगी. अगर कैपिटल जी एम के फॉर्म में है तो आप ये हो जाएगा, अगर आपको स्मॉल जी के फॉर्म में लाना तो ये हो जाएगा. राइट. तो ये आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा. दूसरा क्वेश्चन कहता है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज टोटल एनर्जी E0. फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 इंटू टोटल एनर्जी. सिंपली सा, अभी आपका फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए. 2 इंटू टोटल एनर्जी ये है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. वो छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये थोड़ा ट्रिकी था हल्का सा. अदरवाइज इसमें तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है. तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट स्पीड v and an object is m is ejected from the satellite such that it escapes the gravitational pull. The time of ejection to find the kinetic energy of the object. आपके पास रिलेशन जो है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, √2 इंटू
V, और कह क्या रहा है, एट द टाइम इजेक्शन जो है आपकी उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, हाँ पुट करोगे m√2 v का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि m v स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इतनी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दीज 3 क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और अभी फर्दर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन निकाल के देते हैं आपको। तो ये सिंपली जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ये एमसीक्यू में आते हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में आ चुके हैं, बट काफी समय पहले आए हैं ऐसा। ठीक है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हैं, फॉर्मूला बेस्ड में है।